गुड इवनिंग क्लास। आवाज जा रही है? चलिए भाई स्टार्ट किया जाए। कल कहाँ तक बताए थे? चलिए भाई 51 नंबर, कल 50 क्वेश्चन कल देख लिए थे। आज 51 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। कह रहा है किसी वस्तु के ठंडा होने की दर उसके चारों ओर के स्थित तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। ये किसका नियम है? तो इस नियम को दिया था किसने बाबू? तो इस नियम को न्यूटन ने दिया था। इसे कहते हैं न्यूटन कूलिंग ना, न्यूटन का शीतलन नियम। न्यूटन कूलिंग ना या न्यूटन का शीतलन नियम क्या होता है? वो कहता है न्यूटन का शीतलन नियम कि किसी भी चीज़ को ठंडा होगा तो एक सेम टाइमिंग में वो ठंडा नहीं होगा, उसमें जो टाइम लग रहा है वो टाइम बढ़ते जाएगा। इसको आप अच्छे से समझिए न्यूटन कूलिंग लॉ को। देखिए ध्यान से, न्यूटन साहब का क्या कहना था कि अगर कोई चीज़ है, मान लीजिए वो 80 डिग्री गर्म है, 80 डिग्री सेल्सियस गर्म है और वो 80 से 70 हो रहा है, 80 से 70 हो रहा है, अगर 15 मिनट में हो रहा है तो अगला फिर ये 10 घट के 60 जब होगा, ये 60 डिग्री होगा तो ये 15 मिनट नहीं लेगा, अब 15 मिनट से भी ज़्यादा लेगा। ये हो सकता है 21 मिनट टाइम ले, 21 मिनट टाइम ले लेता है ये। ऐसा क्यों होता है? देखिए जबकि देखेंगे तो दोनों में तो सेम क्वांटिटी में घट रहा है। ये भी 10 डिग्री सेल्सियस घट रहा है, यहाँ भी 10 डिग्री सेल्सियस घट रहा है। तो यहाँ 15 मिनट लग रहा है तो यहाँ 21 मिनट क्यों लग रहा है? तो शीतलन का दर जो होता है ना वो बढ़ जाता है, टाइमिंग बढ़ जाती है। ऐसा क्यों? इसके दो एग्जाम्पल समझिए। सबसे पहले ये समझिए कि ये ठंडा हुआ क्यों। ये ठंडा क्यों हुआ? क्योंकि बाहर की हवाएं जो ठंडी थी वो इसकी गर्मी को सोख ली। तो जब इसकी कुछ गर्मी को सोख ली तो हवाएं खुद ज़्यादा गर्म हो गई। अब वो उतनी रफ्तार से इसकी नहीं सोख पाएंगी, इसलिए टाइम ज़्यादा लग जाता है। इसको नॉर्मल एग्जांपल से समझिए। आपको बहुत ज़ोर से प्यास लगा है, 2 दिन हो गया आपको पानी पिए हुए, सपोज कीजिए 2 दिन हो गया है। क्लास करते हैं उसके वीडियो बहुत सारे लोल, लोल क्या लिखते हैं जी आप? रोशन कुमार लास्ट में क्या लिखे हैं सर? पॉलिटिप्रीनियन डेली बोलते हैं। अच्छा बाबू चलिए इस बार कंफर्म कर देंगे, करें डेली। असल में जानते हैं बाबू, मेरा जो टेक्निक ऑपरेटर है ना उसकी बेटी की तबीयत बहुत ज़ोर से ख़राब है। अब वो आ ही नहीं रहा है, अब हमको खुद से करना रहता है। तो हम एक नॉन टेक्निकल आदमी कितना टेक्निकल देखेगा? ठीक है चलिए यहाँ देखिए, मान लीजिए कि आपको बहुत ज़ोर से प्यास लगा है और आपको क्या है कि भाई एक गिलास पानी है, 4 गिलास पानी रखा हुआ है, एक पानी यहाँ है, ऐसे पानी रखा हुआ है। अब आप बताइए सबसे तेजी से आप कौन सा पिएंगे? मान लीजिए पहला पी गए घटाक से, बहुत जल्दी पिएंगे, थोड़ा प्यास बुझ गया, दूसरा में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाएंगे, तीसरा में और ज़्यादा टाइम लगाएंगे, चौथा में और ज़्यादा, हो सके तो 5वां गिलास पीजिएगा ही नहीं। तो इस यही वजह है कि अगर कोई भी चीज़ ठंडा हो रही है तो वो धीरे धीरे वो टाइम ज़्यादा लेती जा रही होती है। ठीक है, तो इसलिए ये किसका नियम है भैया? ये न्यूटन साहब के शीतलन नियम है, न्यूटन का शीतलन नियम। इसके आप आराम से देखिए, ऊपर ऑप्शन में होगा, इसमें न्यूटन का शीतलन नियम ये रहा। न्यूटन का शीतलन नियम किसका नियम है? न्यूटन का शीतलन नियम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेंट पदार्थ क्या होता है? सब्लिमेशन किसे कहते हैं? ऊर्ध्वपातन वैसा चीज जिसे गर्म करिएगा तो पिघलेगा नहीं, सीधे हवा में उड़ जाएगा। जैसे बर्फ को गर्म करिएगा तो पिघलता है फिर वो उड़ता है, तो प्लास्टिक को गर्म कीजिएगा तो पहले वो जल के पिघलेगा फिर उड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें ससुरे पिघलते ही नहीं है, सीधे उड़ जाते हैं। जैसे कपूर, कपूर जो होता है ना वो पिघलता ही नहीं है। नेफ्थलीन नहीं पिघलता है, सीधे उड़ जाता है। अमोनियम क्लोराइड सीधे उड़ जाता है। तो इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा? सभी सही हो जाएंगे। उपरोक्त सभी
नेप्थलीन भी पिघलेगा नहीं। जैसे ये देखिए, ये एक नॉर्मल सा कलम है, कुछ लोग को लगता है कि इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए ये केवल स्मूथ है जो उस पर चलता है और आराम से वो लिख देता है, इसमें कोई बैटरी उटरी नहीं है, प्लास्टिक का है। अगर हम इसे गर्म करेंगे तो ये पहले जलेगा, फिर पिघलेगा, पानी की तरह पिघलेगा, फिर उड़ेगा। तो ये ऊर्ध्वपातन नहीं है, सीधे उड़ गया उसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगर सीधे डायरेक्ट उड़ गया तो इसमें सभी सही है। दाब बढ़ाने पे किसी द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैसे, देखिए क्वथनांक बढ़ जाता है। जैसे ये कोई कुकर, ये पतीली है, इसमें खाना बना रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं। तो पानी डालिएगा आप चावल बनाने के लिए, तो पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये 100 से ज़्यादा पानी गर्म ही नहीं हो सकता है, पानी कभी भी 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म नहीं हो सकता है। तो इसके लिए इसमें प्रेशर लगाना जरूरी है। इस पर क्या जरूरी है, प्रेशर लगाना। तो प्रेशर लगाने के लिए इस पर हम ढक्कन लगा देते हैं, प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देते हैं। किस चीज़ का, प्रेशर कुकर का हम लोग ढक्कन लगा देते हैं। तो जब प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देते हैं तो इस पर दबाव बढ़ जाता है और इसका क्वथनांक बढ़ जाता है, 100 से 100 150 हो जाता है। तो खाना जो पहले 100 पे बन रहा था अब 150 पे बनता है, तो जल्दी होता है। तो दबाव लगाने पे क्वथनांक बढ़ जाता है लेकिन गलनांक घट जाता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा भाई, आप बताइए, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 53 का बी। नंबर के साथ आंसर दिया कीजिए, नंबर के साथ आंसर दिया कीजिए लोग। इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, आंसर नंबर कौन सा है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दबाव बढ़ने से क्वथनांक क्या होता है, सही हो गया। अगला 53 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, 53 नंबर, पानी की त्रिगुणिक बिंदु यानी ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। ट्रिपल पॉइंट किसे कहा जाता है, इसमें आंसर दीजिए कौन सा होगा। आप आंसर लिखिएगा, हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। ट्रिपल पॉइंट किसे कहा जाता है, देखिए ट्रिपल पॉइंट उसे कहा जाता है, पानी एक ऐसा चीज़ है जो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। जैसे पानी जो है वो बर्फ भी हो सकता है, पानी क्या हो सकता है, बर्फ भी हो सकता है। आप इसे चाहेंगे ना तो इसे जल में भी बना सकते हैं बर्फ से, और इसे चाहेंगे तो आप इसे भाप भी बना सकते हैं, भाप। ये तीनों कंडीशन हो सकते हैं और तीनों को देखिएगा तो तीनों अलग अलग चीज़ है, तीनों क्या है, अलग अलग चीज़ है। आप देख लीजिए यहाँ पर, ये अगर बात करेंगे जल बर्फ की, तो बर्फ जो होता है ये सॉलिड होता है, सॉलिड होता है। अगर जल की बात करेंगे तो ये लिक्विड होता है, और इसकी बात करेंगे तो ये गैस के रूप में होता है। कह रहा है कि ट्रिपल पॉइंट यानी त्रिक बिंदु कब होता है, तो त्रिक बिंदु उसे कहते हैं जहां ये तीनों एक साथ देखने को मिलते हैं। तीनों जब एक साथ देखने को मिल जाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं त्रिक बिंदु। ये कितने पर देखने को मिलेगा, तो देखिए जब पानी जमने को कगार पर है ना, तो जिसे हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट जो होता है वो होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस। अब आप कहेंगे कि सर एकदम सीधे जीरो क्यों नहीं लिख देते, भैया जहां जीरो कर दीजिएगा, एकदम जीरो कर दीजिएगा तो वो ठोस हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा रखिए। थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे ना 0.01 से, तो कुछ ही पानी बर्फ बनेगा, तो सॉलिड भी देखने को मिलेगा। बाकी जो बचा रहेगा वो पानी की तरह रहेगा, और बर्फ में से भाप भी निकलते रहता है, तो तीनों देखने को मिल जाएगा। तो 0.01 डिग्री सेल्सियस, तो इसे आप 0 डिग्री सेल्सियस ही कह सकते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन कहते हैं, 273 केल्विन। देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, 273.16 केल्विन, ये वाला हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा, सी। समझ में आ रहा है कि नहीं, तीनों चीज हो जाएंगे। अगला देखते हैं, सारे लोग का सही था सी। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगला, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या होती है। देखिए कपूर ठोस होता है, बर्फ की तरह होता है, उसको गर्म करेंगे तो सीधे भाप बन जाता है, पिघलता नहीं। उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन। उसे क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी, ऊर्ध्वपातन। अगला, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का काम क्या होता है। थर्मोस्टेट क्या होता है, वो टेम्परेचर को एकदम सेम रखता है, कह रहा है तापमान को कम करता है। देखिए थर्मोस्टेट का मतलब होता है टेम्परेचर बनाए रखना है, एक समान तापमान को बनाए रखता है। इसलिए फ्रिज को देखिएगा ना, जितने डिग्री सेल्सियस पे फिक्स कर दीजिएगा उतने पे ही रहता है। अगर ज़्यादा ठंडा हो रहा है तो फ्रिज बंद हो जाता है, उसका कंप्रेसर जो फैन घूम रहा होता है बंद हो जाएगा, फिर अगर घटेगा तो फिर चलाने लगता है। तो टेम्परेचर को एक समान रखता है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी। ऑप्शन नंबर सी।
आगे बढ़े। अगला, ब्लैक बॉडी मतलब काला चीज, जैसे काजल हो गया, काला कपड़ा हो गया, भैंस हो गया। ब्लैक बॉडी किसी विकिरण को अवशोषित कर सकती है, भैया वो सारे तरह के विकिरण को अवशोषित कर लेती है ब्लैक बॉडी, सीधे सभी प्रकार के तरंगों को। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी होगा। 58 देखिए, मिट्टी के क्षण में, सॉरी, मिट्टी के क्षण में निम्नलिखित, अरे क्या है भाई, मिट्टी के क्षण में किस प्रकार के कारण जल ठंडा, छड़े लिख दिया, घड़े होना चाहिए, देखिए घड़ा होना चाहिए। मिट्टी के घड़े में पानी क्यों ठंडा रहता है? तो मिट्टी के घड़े में छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे कैपिलरी द्वारा पानी बाहर आता है, और ये पानी क्या करता है, ये वाष्प बन के उड़ जाता है। तो वाष्प बन के उड़ने के लिए हीट चाहिए, तो घड़े के अंदर की जितनी हीट है उसे लेके और वो वाष्प बन के उड़ जाता है, तो घड़े के अंदर का पानी ठंडा हो जाता है, जिसे हम लोग एवापोरेशन या वाष्पीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। ऑप्शन नंबर बी। आंसर नंबर के साथ दिया कीजिए, कंफ्यूज हो जाएंगे हम क्या आंसर दे रहे हैं। चलिए बाबू कोई बात नहीं, आप देखते जाए। कुछ लोग का कहना है कि सर कोई क्लास लीक करा, कोई बात नहीं, करने दीजिए, कुछ दिन बाद जाएगा, अपना व्यवस्था होगा तो समझेगा। इस दुनिया में जानते हैं बाबू, हिंदुस्तान वाले आगे क्यों नहीं हैं? क्योंकि हम एक दूसरे का पैर पकड़ के खींचना चाहते हैं। उसको लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, काम करो, खाने सर का वीडियो डाल दे, कोई दिक्कत नहीं, किसी दिन मेरा मूड खसकेगा, हमको क्या जाता है, एक बार आईटी सेल में लिख के दे देंगे कि ये मेरे वीडियो को डाल रहा है, तो उसको तो पता ही है कि किसका वीडियो, उठ के चल जाएंगे, शांत हो जाएंगे वो लोग। खैर इतने पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बहुत लोग को होता है यहाँ पे। एक तो राकेश यादव सर का ऐसे ही कर रहा था, उठा के जेल भेज दिए, जा शांत हो जाओ। तो खैर कोई बात नहीं, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। कुछ लोग को पढ़ने से मतलब नहीं है ना, तो ऐसे काम करते हैं, जाने दीजिए उन लोग को। चलिए देखिए ध्यान से, चल जाएगा, फिर कुछ दिन में आपको न्यूज आएगा कि चल गए। चलिए आप यहाँ ध्यान दीजिए, पराध्वनिक विमान किसे कहते हैं? सुपरसोनिक विमान किसे कहते हैं? आपको कल ही बताए थे, मेक संख्या जब पढ़ा रहे थे। सुपरसोनिक उसे कहा जाता है जिसकी स्पीड ध्वनि के चाल से ज्यादा हो। ध्वनि की चाल जो होती है, ध्वनि चाल, इसे लाप्लाक्स ने खोजा था। किसने खोजा था? लाप्लाक्स ने। ध्वनि की चाल को लाप्लाक्स ने खोजा था। मेनली इसी का होता है, इसे v0 से दिखाया जाता है। 330 मीटर पर सेकेंड होता है, 330 मीटर पर सेकेंड। अगर किसी चीज की चाल, ध्वनि की चाल यानी v0 से कम है, तो इसे कहते हैं अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, हो गया, सॉरी सबसोनिक कहते हैं उसे, सबसोनिक। और अगर ये ध्वनि की चाल, v0 से ज़्यादा हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? सुपरसोनिक कहते हैं। तो कह रहा है कि सुपरसोनिक पराध्वनि के लिए क्या चाहिए? तो ध्वनि की चाल से ज़्यादा होना चाहिए, लाप्लाक्स ने बोला था, ध्वनि की चाल से अधिक होना चाहिए। अगला 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, हो गया। 60 का क्या होगा? ए। स्त्रियों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है, क्यों? क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी आवाज़ बहुत पतली होती है। तो लड़कियों की आवाज़, मच्छर की आवाज़, बच्चों की आवाज़, इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है इसलिए पतली होती है। पुरुष की आवाज़, गधा की आवाज़, शेर की आवाज़, इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है इसलिए वो ज़्यादा कर्कश दिखाई देती है। ए। अगला, प्रतिध्वनि क्या होता है? प्रतिध्वनि का मतलब होता है क्या? ध्वनि का टकरा के वापस आना, जिसे हम लोग इको कहते हैं। प्रतिध्वनि मतलब क्या होता है? इको होता है, इको। तो इको का मेन कारण बताइए तो क्या है भैया? प्रतिध्वनि का मेन कारण क्या है? कि ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि टकरा के वापस आती है। जैसे मान लीजिए यहाँ ये कोई सोर्स है, यहाँ भेजें और टकरा के वापस आ गई तो इसी को क्या कहते हैं? इको। इसके लिए 17 मीटर दूरी होना चाहिए। कितना मीटर? 17 मीटर। 17 मीटर का जब फासला रहता है तो ध्वनि गूंजने लगती है। तो इको के लिए कितना होना चाहिए? 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ध्वनि का परावर्तन होता है। अगला क्वेश्चन, रडार क्रिया प्रणाली किस पर आधारित होती है? तो रडार रेडियो तरंगों का परावर्तन करता है। रेडियो तरंगों का परावर्तन, रडार में रेडियो तरंग छोड़ी जाती है और किसी चीज़ से टकरा के जब वो वापस आती है तो उसे कैप्चर कर लिया जाता है। तो रेडियो तरंगों का परावर्तन होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? देखिए तो ऑप्शन नंबर बी होगा, रेडियो तरंगों का परावर्तन। रडार का पूरा नाम ही होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। 62 हो गया। 63 नंबर देखिए,
पास आती रेलगाड़ी की सीटी की फ्रीक्वेंसी या तीक्ष्णता बढ़ती रहती है और दूर जाएगा तो घटेगा। पास आएगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, दूर आएगी तो घटेगी। इसका सिद्धांत किसने दिया था? डॉपलर ने। किसने दिया था? डॉपलर इफेक्ट। बिग बैंग थ्योरी तो तारे के बनने का सिद्धांत है। चार्ल्स का नियम गैस से संबंधित। आर्किमिडीज का सिद्धांत तैरने से। डॉपलर इफेक्ट कौन सा है भैया? डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट 63 का बी, डॉपलर इफेक्ट। 64 देखिए, ध्वनि नहीं गुजर सकती है। देखिए वैक्यूम से ध्वनि नहीं गुजर सकती है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। निर्वात में ध्वनि नहीं जा सकती, लेकिन ध्वनि किसी चीज को पकड़ कर चलती है। ध्वनि क्या करती है? किसी चीज को पकड़ कर चलती है। तो देखिए ध्यान से, ध्वनि पकड़ कर चलती है तो ये कहाँ कहाँ सबसे अच्छा से कौन सा चीज पकड़ाता है? तो ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। सबसे धीमी किस में चलेगी ध्वनि? गैस में चलती है। और उसके बाद अगर निर्वात की बात करेंगे, निर्वात में जीरो हो जाता है। निर्वात में जीरो, क्योंकि निर्वात में कुछ पकड़ने के लिए है ही नहीं है। सबसे तेजी से किस में चलती है? ठोस में। इसीलिए रेलगाड़ी, अगर ऐसी पटरी है रेलगाड़ी, अगर इस पे हथौड़ा मारेंगे ठन से, और यहाँ अगर कोई आदमी कान लगा के इसमें से सुनेगा, इसे कान लगा के, तो उसे दो आवाज़ सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि ध्वनि की चाल ठोस में बहुत तेज है, वो तुरंत आके इसको सुनाई दे देगी। देखिए यह हम बता देते हैं यहाँ पे आपको, ये तुरंत आके इसको सुनाई दे देगी। और जो द्रव तो यहाँ है नहीं, गैस, अब गैस में धीरे धीरे ध्वनि आएगी तब इसको सुनाई देगी। तो 1 सेकंड का अंतराल हो जाता है, थोड़ा सा क्या हो जाता है? गैप हो जाता है। समझ में आएगी नहीं ध्वनि के बारे में? अगला, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। इन कणों को क्या कहते हैं? फोटान कहते हैं। मैक्स प्लांक ने इस सिद्धांत को दिया था, फोटान कहा जाता है। मैक्स प्लांक ने इस सिद्धांत को 1905 में दिया था, फोटान कहते हैं, फोटान। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। 65 का लगभग सब लोग बना दिए होंगे। 65 देखते हैं 66 कितने जल्दी आंसर देते हैं लोग। चलिए, प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से टकरा कर वापस लौट आती है, इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का लौट आना क्या कहलाता है? लौट आना परावर्तन कहलाता है। बी, लौट आना परावर्तन कहलाता है। गुड, सबका आंसर सही था। 66 का बी, परावर्तन। देखिए अगर टकरा के लौट आया तो परावर्तन, हेल गया ऊपर तो अपवर्तन, हेल गया तो अपवर्तन, अब मुड़ गया तो विवर्तन, मुड़ गया तो विवर्तन, छितरा गया तो प्रकीर्णन, छितरा गया तो प्रकीर्णन। समझ में आ गया कि नहीं? आ गया परावर्तन, हेल गया अपवर्तन, मुड़ गया विवर्तन, छितरा गया प्रकीर्णन, प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकीर्णन। चलिए इसमें बताइए तो, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। ध्वनि और प्रकाश में एकदम उल्टा रिलेशन होता है। ध्वनि प्रकाश का चाल अधिकतम होता है निर्वात में 3 × 10 के पावर 8, 3 × 10 के पावर 8, 3 × 10 के पावर 8। समझ में आ गया कि नहीं? 3 × 10 के पावर 8। चलिए अगला, प्रकाश की चाल 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यही बता दिया। सूर्य ग्रहण कब होता है? अरे ससुरा, ये तो प्रकाश ज्योग्राफी का इसमें आ गया। सूर्य ग्रहण कब लगेगा? देखिए ये सूरज है, ये सूरज है, और ये क्या है? पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। अगर बीच में क्या आ जाए? मून आ जाए, चंद्रमा, मून आ जाए तो हमें देखने में दिक्कत हो जाएगा। तो जब बीच में क्या आ जाती है? चंद्रमा बीच में आ जाए तो हमें नहीं दिख पाता है। तो बीच में चंद्रमा बीच में हो जाए, चंद्रमा बीच में हो जाए। ऑप्शन नंबर ए, गलती से टाइप कर दिया टाइपराइटर। अगला, मृग मरीचिका का उदाहरण होता है। मृग मरीचिका क्या होती है? ऐसा चीज जो रियल में नहीं है लेकिन आपको दिखाई देता है, उसी को क्या कहते हैं? मृग मरीचिका, जिसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये क्या है कि जब आप सड़क पे जाते होंगे ना, हाईवे वगैरह पे, बस वगैरह से, तो देखते होंगे लगता है सड़क पे पानी है, लेकिन वहां जाते हैं तो लगता ही नहीं है पानी है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मृग मरीचिका, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए होता है। इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के और भी एग्जाम्पल है। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कांच की दरार का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो अंदर इंडोस्कोपी करते हैं वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला 71 नंबर कर रहा है, आकाश में नीला रंग क्यों दिखाई देता है? देखिए नीला रंग इसलिए दिखाई देता है कि आकाश में बहुत ज़्यादा धूल कण है, और धूल कण जब बिखर जाते हैं, धूल कण क्या हो जाते हैं? बिखर जाते हैं। तो धूल कण के बिखरने के कारण
वो पूरा प्रकाश बिखर जाता है। और बैगनी और नीले का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए बैगनी और नीला पूरी तरह से बिखर जाता है और आसमान हमें नीला दिखता है। हालांकि सबसे ज़्यादा बिखरता बैगनी है, लेकिन बैगनी हमारी आँखों को उतना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए बैगनी रंग के प्रति आँखें उतनी सेंसिटिव नहीं होती है, लेकिन नीले रंग के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। तो जब सूरज की रोशनी आती है तो वायुमंडल में हवा कण में जब बादलों को चीर के सूरज की रोशनी पृथ्वी पर पहुंचती है तो पूरी तरह इस पृथ्वी को क्या हो जाती है, बिखर जाती है। और जब बिखर जाती है पूरी तरह तो इसमें से सबसे ज़्यादा बिखरता है बैगनी रंग और नीला रंग। बैगनी हमारी आँख उसको रिसीव नहीं करती हैं ज़्यादा, तो नीला को कर लेती है, इसलिए प्रकाश पृथ्वी कैसा दिखता है, नीला दिखता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन बोलिए तो। प्रकीर्णन के कारण वायुमंडल में प्रकाश का विसरण, प्रकाश का, देखिए कह रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है, प्रकाश क्यों फैल जाती है, तो धूल कण के कारण, उसी के कारण बिखरती है, धूल कण के कारण। खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि लाल रंग का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, पहला रीजन, लाल रंग का प्रयोग वेवलेंथ ज़्यादा होता है। दूसरा, इसका प्रकीर्णन कम होता है। तो देखिए इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और इसका जो वेवलेंथ होता है ज़्यादा होता है, यानी ये बिखरता कम है और दूर तक जाता है, इसलिए खतरे का संकेत लाल रंग से रंगा जाता है। समझ में आ गया? नहीं कि खतरे का संकेत हमेशा लाल होता है, इसीलिए देखिएगा दुल्हन को लाल कपड़ा पहनाया जाता है, क्योंकि खतरे का संकेत हमेशा कैसा होता है, लाल रंग का। अगला देखिए, पेरिस्कोप बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, समतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। पेरिस्कोप बनाने के लिए समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 45 डिग्री के कोण पर झुका रहता है समतल दर्पण। 74 का सी, समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पण का पेरिस्कोप क्या होता है, देखिए पेरिस्कोप बता देते हैं क्या होता है। अगर कोई बहुत ऊंची दीवार है जिसको आप नहीं देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये दीवार है, आप इसके बाहर नहीं देख सकते हैं, इस तरह से इधर नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या होता है, एक यूज ऐसी आकृति होती है ये। अब आप क्या कर सकते हैं, यहीं से देख सकते हैं इधर क्या हो रहा है, आराम से देख सकते हैं। कैसे, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ एक 45 डिग्री पर शीशा लगा दीजिए ऐसे, इधर क्या हो रहा है इसमें दिखेगा और ये नीचे फेंकेगा, एक यहाँ शीशा लगा दीजिए, आप इसमें से आराम से देख लेंगे। अब मान लीजिए कि कोई आदमी, कोई छोटिया यहाँ है, छोटिया यहाँ है और छोटुआ यहाँ है, छोटुआ यहाँ है, ठीक है। अब ये कैसे दिखेगा, वो तो ऊपर हो गया, तो एक काम कीजिए और नीचे कीजिए इसको, ससुरी को छोटिया के एकदम सामने लाइए, इसको ले आई ससुरा, और फिर पेरिस्कोप को लंबा कीजिए, यहाँ से छोटिया इसमें मुस्कुराएगी, इस मुस्कुराहट को इस नक्शे में रिसीव किया जाएगा, इसमें तो मुस्कुराएगी, इसमें 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 इसमें, और छोटुआ भी इधर से मुस्कुरा देगा। मतलब जिधर जिधर ले जाना है ना आपको, वहाँ पे क्या करना है, 90 डिग्री का कोण करके 45 डिग्री पे लगाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी को कहते हैं पेरिस्कोप। पनडुब्बी बाहर देखने के लिए किसका प्रयोग करती है, हो गया? किसी को कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 74 हो गया, समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़े बहु, 75 देखिए, ईएनटी डॉक्टर किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करता है। ईएनटी डॉक्टर जो होता है ना, ई से होता है ईयर, कान का डॉक्टर, एन से नोज का डॉक्टर, और टी से क्या, तो ये कौन से दर्पण का प्रयोग करता है। तो देखिए ये जो डॉक्टर होते हैं लोग ने, ईएनटी डॉक्टर, तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम नाक में इन्हें देखना रहता है, तो ससुरा टार्च जला देंगे नकिया में, तो फिर देखेंगे कैसे। तो ये लोग एक अलग सिस्टम का प्रयोग करते हैं ईएनटी वाले। ईएनटी वाले क्या करते हैं, रुकिए दिखाते हैं आपको। अरे यार तुम हटोगे ही नहीं। देखिए ईएनटी डॉक्टर वाले क्या करेंगे, वो इस तरह का एक लेंस लगा लेते हैं, ऐसे डॉक्टर है ना आँख इसका, तो देखिए इस तरह से यहाँ एक लेंस लगा लेगा, इस तरह से एक कटोरा टाइप का एक लेंस हो जाएगा, और आपको यहाँ चेकअप करना है ना,
ऐसे, तो टॉर्च नहीं जलाएगा, ये रोशनी यहाँ देखेगा ना तो ये रोशनी अंदर घुस जाएगा और आराम से यहाँ से डॉक्टर आपको देख लेगा ऐसे। तो इस दर्पण का ये गहरा हुआ को क्या कहता है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण कौन सा है? अवतल। ऑप्शन नंबर ए। अगला, मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक और उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। किसी व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितनी ऊंचाई लेनी चाहिए? दर्पण से कितना ऊंचाई, दर्पण से कितना ऊंचा रहना चाहिए व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए? पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए व्यक्ति को अपनी कुल लंबाई का आधा रखना चाहिए, अपनी टोटल लंबाई का आधा आधा। तो कुल वास्तविक लंबाई की आधी। वास्तविक लंबाई की कितनी होगी भैया? आधी हो जाएगी। वेरी गुड, सब फेमस क्वेश्चन है। अगला देखिए, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके द्वारा? तो उसके तरंगदैर्घ्य द्वारा। किसके द्वारा? वेवलेंथ द्वारा, तरंगदैर्घ्य द्वारा उसका रंग निर्धारित होता है। बैगनी का जो होता है, बैगनी जो रंग होता है, इस बैगनी रंग का जो वेवलेंथ होता है तरंग, ये कम होता है। वहीं अगर लाल रंग की बात करेंगे तो लाल रंग का जो वेवलेंथ है ये बहुत ज़्यादा होता है। लाल रंग का वेवलेंथ ज़्यादा होता है। धूपी चश्मा की क्षमता यानी पावर कितनी होती है? 0 डायोप्टर होता है। 0 डायोप्टर होता है क्षमता इसकी। क्या होती है? 0 डायोप्टर होती है। क्षमता का उल्टा करते हैं तो क्या निकल जाता है? फोकस। तो इसका फोकस जो होता है वो अनंत होता है। क्षमता का उल्टा करते हैं तो फोकस, तो इसकी फोकस क्या होती है? अनंत। लेकिन क्षमता क्या होती है? 0 होती है। इसकी क्षमता 0 होती है। क्षमता कितनी होती है? 0। तो 79 का कितना हो जाएगा? 79 का देखिए तो धूपी चश्मे की क्षमता 0। आंसर क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर बताया कीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है आप किसका आंसर दे रहे हैं। प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? देखिए, वैसा कलर जो अन्य कलर को बनाया जा सके उसे प्राथमिक रंग कहा जाता है। तो लाल, हरा, नीला है। इसका शॉर्टकट ट्रिक याद रखिएगा, नेहाल। क्या याद रखेंगे? नेहाल। नेहाल किसी लड़का का भी नाम होता है, नेहाल। नेहाल से क्या होगा? नीला, हरा, लाल। नीला, हरा, लाल। कहीं है? नीला, हरा, लाल, निहाल। इसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक कलर कहते हैं। इसी से आप दूसरे कलर्स को बना सकते हैं, इसलिए इसे हम लोग क्या कहा जाता है? प्राथमिक रंग के नाम से जानते हैं। नीला, हरा और लाल, निहाल। समझ में आ गया? 80 का कौन सा हो जाएगा? ए, निहाल। 81 का देखिए तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? भैया बैगनी का होता है। बैगनी। ऊपर में हम नीला लिख दिए थे क्या? सॉरी अगर नीला लिख दिए होंगे तो हाला बैगनी होता है शायद, पता नहीं ऊपर नीला लिखे हैं कि बैगनी। बैगनी का सबसे कम होता है, बैगनी का सबसे कम। जबकि सबसे ज़्यादा किसका तरंगदैर्घ्य होता है? लाल का। लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है और बैगनी का सबसे कम होता है। बैगनी का सबसे कम होता है। इसका ट्रिक भी तो है। इसका ट्रिक क्या है? नी आ ह पी ना ला, जो इधर है उसका ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा लाल का, सबसे कम बैगनी का। इधर क्या हो जाता है? कम हो जाता है और इधर जाने पर ज़्यादा हो जाता है। इधर जाने पर ज़्यादा हो जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? हो गया। ये क्या कर रहे हैं लोग जी? कौन हराया लालू यादव को, कौन किसको हराया? ये सब छोड़िए बाबू। आप एक आदमी कर रहे हैं सर डेस्कटॉप पर चलाने दीजिए। नहीं बाबू, डेस्कटॉप पे नहीं चल सकता। डेस्कटॉप पर नहीं चल पाता है। डेस्कटॉप पे चलाने की परमिशन दे देते हैं। कुछ कुछ बहुत खचरा लड़का होता है सर, उन लोग को कोई मतलब ही सबसे नहीं रहता है, इसलिए बाकियों की वजह से सबको खामियाजा भुगतना पड़ता है। देखिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, आइरिस का काम क्या होता है? ये जो काला वाला आइरिस है ना, ये ज्यादा प्रकाश को अंदर आने नहीं देता है। आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लौटाता नहीं, ले लौटाएगा कह लिए। आंख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। अगर ज्यादा रोशनी है तो सिकुड़ जाएगा और कम रोशनी है तो फैल जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये कंट्रोल करता है आइरिस, ये काला वाला आइरिस वाला। अगला देखिए, दूरदृष्टि दोष पीड़ित व्यक्ति को, देखिए दूरदृष्टि व्यक्ति को क्या होता है? देखिए यहाँ पे इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसका ट्रिक याद रखिएगा। दूरदृष्टि है, दूरदृष्टि, तो इसके लिए होता है उत्तल लेंस।
उत्तल लेंस। दूर में कितना अक्षर है? 2 अक्षर। और उत्तल में कितना अक्षर है? 3, तो 2 के साथ 3। अब वही कहते हैं निकट दृष्टि। निकट दृष्टि तो इसके लिए होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस। अवतल में कितना अक्षर है भैया? 4। और निकट में कितना है? 3। तो 3 के साथ 4 और 2 के साथ 3। दूर दृष्टि में देखिएगा उल्टा होता है, याद रखिएगा। दूर दृष्टि में पास की चीज नहीं दिखती है, उल्टा होता है। और निकट दृष्टि में दूर की चीज नहीं दिखती है। कैसे याद इसे रखिएगा? तो याद रखने का तरीका देखें। निकट दृष्टि दोष, तो भैया निकट तो दृष्टि है ही है, वो तो खुद कह रहा है निकट दृष्टि, लेकिन फिर कह रहा है दोष। तो निकट दृष्टि है, दोष कहाँ है? दूर वाले में। तो दूर का चीज नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए अवतल लेंस। दूर दृष्टि तो कह रहा है दूर तक इसकी दृष्टि है, निकट वाले में दोष है। तो हो गया। आगे देखें। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। तारे क्या होते हैं? अपवर्तन के कारण। देखिए अपवर्तन मतलब क्या होता है? कोई चीज अगर किसी दूसरे चीज को पार करके आती है तो उसे अपवर्तन कहते हैं। तो तारे आसमान पे हैं, हम लोग पृथ्वी पर हैं। हम लोग कहाँ पर हैं? पृथ्वी पर है। तो ये क्यों दिखाते ऐसे होते हैं? तो देखिए यहाँ पे ये सब तारे हैं सर, छोटे छोटे से तारे हैं सर, और ये हमारी पृथ्वी है, हम लोग की ये पृथ्वी है। अब कोई चीज पार करके आती है, क्या चीज पार करके आएगा? तो भाई अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ ढेर सारे बादल हैं सब, यहाँ ढेर सारे बादल हैं सब। अब इन बादलों को पार करके इनकी रोशनी आती है, बादलों को पार करके इसे इनकी रोशनी आ रही होती है। तो जब बादल को पार करके रोशनी आती है तो बादल जब आगे पीछे जाएंगे ना तो ये भी धुंधला दिखने लगते हैं। ये क्या दिखने लगते हैं? धुंधला दिखेंगे। तो वायु में होने वाले, अब वायुमंडल या हवा चलेगी या बादल जाएंगे तो टिमी टिमी दिखने लगता है। तो उसी को कहते हैं हवाएं क्या कर रही हैं? टिमटिमा रही हैं। सॉरी, हवा नहीं टिमटिमा रहा है। हो गया। आगे बढ़े, चलिए। इसमें कौन सा होगा? अपवर्तन के कारण। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? अवतल लेंस जो होता है हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। देखिए आभासी और वास्तविक क्या होता है? जो लेंस बीच से उठा रहता है इसे कहते हैं उत्तल। उठा हुआ है तो उत्तल। इसमें जब किसी प्रकाश को भेजिएगा तो वह आपस में आके सिकोड़ देता है, एक जगह मिला देता है, इसीलिए इसे कहा जाता है अभिसारी। अभिसारी, तो ये अभिसारी होता है। अब ये रियल में मिल रहा है इसलिए इसे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है। वहीं अगर आप अवतल की बात करिएगा तो ये बीच से ही धंसा होता है। क्या होता है? बीच से धंसा होता है। इससे प्रकाश को भेजिएगा तो ये प्रकाश को क्या कर देता है? बिखेर देता है। तो इसलिए अवतल लेंस जो होता है, अवतल, इसे हम लोग कहते हैं अपसारी। अपसारी, तो ये हो गया अपसारी हो जाता है। अवतल लेंस क्या हो जाता है? अपसारी हो जाता है। और ये इमेजिनरी बनाता है, वर्चुअल लेंस बनाता है, जिसे हम लोग कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा और हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। सॉरी, हाँ ठीक है, आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। तो ये कैसा, किसका पूछ रहा था क्वेश्चन? किसका पूछ रहा था? अवतल लेंस का पूछ रहा था। तो अवतल लेंस प्रतिबिंब कैसा बनाता है? अवतल लेंस आभासी प्रतिबिंब बनाता है, आभासी और सीधा। तो देखिए कैसा बनाएगा? वस्तु का वास्तविक आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। हो गया। अगला क्वेश्चन, हमें वास्तविक सूर्योदय के कुछ मिनट पूर्व ही सूरज दिखाई देता है, क्यों? पहले ही क्यों दिखाई देता है? तो उसका आंसर आप दीजिए, हम यहाँ डिस्क्राइब करके दिखा देते हैं। देखिए हमारी जो पृथ्वी है, अब सूरज है अभी निकला नहीं है, मान लीजिए अभी यहाँ सूरज अभी निकला नहीं है, कर थोड़ा पहले ही दिखा देता है, क्यों? तो देखिए अपवर्तन के कारण।
अपवर्तन के कारण। अपवर्तन एक ऐसी घटना है जो किसी चीज को हल्का सा ऊपर उठा के दिखाती है। जैसे पानी में रखा सिक्का थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है, उसी तरह हवा में बीचों बीच में क्या है, बीचों बीच में बादल और हवा है। बादल हवा भी तो पानी का रूप होते हैं ना, बादल किसका रूप है, पानी का ही तो रूप है वहां पे। अब इसमें क्या होता है, अपवर्तन। अपवर्तन होगा तो सूरज जो है डूबने से 2 मिनट पहले ही दिख जाता है, तो 2 मिनट इधर दिख जाता है, और डूबने के बाद भी थोड़ा देर तक दिखते रहता है। इसलिए वायुमंडल के कारण टोटल 4 मिनट दिन की अवधि बढ़ जाती है, दिन की अवधि 4 मिनट बढ़ जाती है। हो गया, आगे बढ़े। अगला, हमें वास्तविक सूर्योदय 86 हो गया। 87 देखा जाए। तरण तल वास्तविक गहराई, और तरण मतलब होता है सरोवर। तरण तरण मतलब क्या होता है, तरुण मतलब होता है ताल, मतलब तालाब। हमें गहराई से कम दिखाई देता है, क्यों गहराई कम दिखती है तालाब की, अपवर्तन के कारण गहराई कम दिखती है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो छड़ पर क्या होता है, छड़ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, छड़ पर पॉजिटिव चार्ज होता है, धन आवेश हो जाता है। छड़ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है यानी धन आवेश होता है, छड़ के ऊपर पॉजिटिव यानी धन आवेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 88। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, कूलाम, कूलाम का नियम। किसका नियम, कूलाम का नियम। 90। इनमें से कौन सा अर्धचालक नहीं है। देखिए इसमें अर्धचालक कौन सा नहीं है भाई, तो इसमें ये वाली चीज जो है अर्धचालक नहीं है आपकी, सेलेनियम। सेलेनियम अर्धचालक नहीं है, जबकि जर्मेनियम अर्धचालक है, सिलिकॉन है, आर्सेनिक, ये सब क्या है, सेमी कंडक्टर है। सेलेनियम अर्धचालक नहीं है। अगला क्या है भाई, कह रहा है कि ताप बढ़ने से चालक पदार्थ में विद्युत चालकता घटती है, विद्युत चालकता बढ़ती है। हाँ भैया घट जाती है। देखिए क्यों घट जाती है, क्योंकि जब कभी भी आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा, देखिए तापमान बढ़ाने पर जब किसी चीज को गर्म कीजिएगा तो गर्म करने से उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब कभी प्रतिरोध बढ़ेगा तो वो धारा को चलने नहीं देगा, इसलिए चालकता घट जाती है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। मेन रीजन क्या है, प्रतिरोध बढ़ जाता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। आगे बढ़े। पॉलिटी का प्रिंटेड पीडीएफ दे दीजिए, एकदम आज दे देंगे कंफर्म। अगला क्वेश्चन कर रहा है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कौन बदलता है, एसी को डीसी में कौन बदलता है। तो एसी करंट को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, रेक्टिफायर। आप रेक्टिफायर देखे हैं कि नहीं, एसी को डीसी में बदल देता है रेक्टिफायर। मोबाइल का चार्जर जो होता है वो क्या होता है, रेक्टिफायर होता है। इसको फोड़ेंगे तो इसके अंदर डायोड लगा होता है, एसी करंट लेता है इधर डीसी में बदल देता है, एसी को लेके किस में बदल देता है, डीसी में। आगे बढ़ जाए, एसी को लेकर डीसी में बदल देता है। चलिए इसमें एक चीज और पूछता है, चार चीज एक साथ पूछता है, इन चारों को याद रखिएगा। एक पूछता है ना कि एसी को डीसी में कौन बदलता है, यानी प्रत्यावर्ती को इसमें, तो ये बदलता है रेक्टिफायर। लेकिन वही पूछ देगा डीसी को एसी में कौन बदल देता है, तो इसके लिए चाहिए
अब जा रहा है साउंड? साउंड रुक गया था। चलिए इस चीज़ को याद रखेंगे, इसमें लिखने वाली चीज़ नहीं है, ये तो ऐसे ही लिख दिए हैं। इसमें साउंड नहीं भी था तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें आप लोग को, ठीक है ना। साउंड बैटरी खत्म हो गया था, हमको पता ही नहीं चला। सही है ना। अब सर पूरा दोहराइए, चलिए दोहरा देते हैं। एसी को डीसी में बदलेगा रेक्टिफायर, एसी को डीसी में, और डीसी करंट दीजिएगा। जैसे बैटरी आपकी डीसी देती है तो उसके लिए इन्वर्टर लगाइएगा तो एसी करेगा। डीसी वोल्टेज को बढ़ाने घटाने के लिए एम्पलीफायर चाहिए। देखिए एम्पलीफायर देखें, ये है एम्पलीफायर, ये क्या चीज़ है? एम्पलीफायर है। या वोल्टेज बढ़ा सकता है, बढ़ा दे। देखिए बहुत भयानक आवाज़ सुनाई दे रहा होगा मेरा, आवाज़ कैसा लग रहा है? यहाँ से वोल्टेज को क्या किए हैं, थोड़ा सा बढ़ा दिए, ठीक है। अब वापस अपने जगह पे ला दिए। तो ये जो होता है ना, वोल्टेज को बढ़ाता है और घटाता है, समझ में आ रहा है ना। कम हो गया, आगे बढ़े। अच्छा कम हो गया था, हो सकता है कम हो, हमको ध्यान नहीं है कि हम किधर कम कर दिए कि बढ़ा दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है भैया? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। देखिए प्रतिरोध को नापने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं दो चीज़ों का, एक होता है ओम मीटर, तो ये छोटे मोटे प्रतिरोध को नापता है ओम मीटर। लेकिन बहुत हैवी प्रतिरोध रहेगा तो उसके लिए मेगर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मेगर का। हैवी प्रतिरोध को नापने के लिए मेगर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक कार की बैटरी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो पेट में होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का। अगला, शुष्क सेल कैसा होता है? वैसा सेल, शुष्क सेल जिसके अंदर लिक्विड नहीं पड़ता, इसे शुष्क सेल कहा जाता है। ये जो शुष्क सेल होता है इसे आप दोबारा चार्ज, अगर देखिए ये दो टाइप के होते हैं, अगर चार्ज हो गया तो द्वितीयक, चार्ज नहीं हुआ तो प्राथमिक। 90% शुष्क सेल प्राथमिक होते हैं, चार्ज नहीं होते हैं। लेकिन जिसका हम यूज कर रहे हैं ये चार्ज हो जाता है क्योंकि हमको बार बार जरूरत है। तो 90% जो शुष्क सेल होते हैं, घड़ी वाला निकाल के फेंक देते हैं, तो वो वाला शुष्क सेल कैसा होता है? प्राथमिक होता है, सब प्राथमिक। अगला, हम फ्यूज का उपयोग क्यों करते हैं? फ्यूज इसलिए करते हैं कि हाई वोल्टेज आने पर वही जल जाएगा और घर के सामान को बच जाएंगे, हानि पहुंचाए बिना उच्च धारा को प्रवाहित करने के लिए नहीं भैया। अत्यधिक धारा प्रवाहित होने के समय विद्युत परिपथ को तोड़ दे, फ्यूज क्या हो जाता है? उड़ जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी, बिहार वाला बी, बी। चलिए बी। अब बताइए फ्यूज तार किसका बना होता है? शीशा तथा टीन का बना होता है, शीशा और टीन का बना होता है। फ्यूज तार को हमेशा शीशा और टीन का बनाया जाता है। अगला, बिजली के बल्ब में फिलामेंट किसका होता है? टंगस्टन का। बिजली के बल्ब में फिलामेंट किसका होता है? टंगस्टन का। ये लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को झेल जाता है, 3400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को झेल जाता है, 3400 डिग्री सेल्सियस को ये टेम्परेचर झेल जाता है। आगे बढ़े, 98 हो गया। 99 देखते हैं। किलोवाट, देखिए बाबू यहाँ एक चीज ध्यान से समझिएगा, इसमें गड़बड़ाइएगा नहीं। जब कहेगा किलोवाट तो वो वाट जो होता है ना पावर का मात्रक है, लेकिन जब उसमें घंटा जोड़ देता है ना, घंटा, तो ये ऊर्जा का हो जाता है, ये बिजली बिल है। किलोवाट जैसे उसमें घंटा जोड़ेगा तो ये ऊर्जा हो जाता है बिजली बिल। इसे हम लोग यूनिट भी कहते हैं, कितना यूनिट बिजली उठा है, यूनिट भी कहते हैं। अगला, तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तड़ित चालक एक तार होता है तांबे का, जो छत के ऊपर लगा देने से बिजली को अपनी ओर खींच के जमीन में भेज देता है, आपके घर को सुरक्षित बचा लेता है। अगला, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोध का परिणाम किस कोटि का होता है? देखिए हमारा शरीर जो होता है विद्युत का प्रतिरोध बहुत जबरदस्त करता है। अगर हमारा शरीर सूखा है, यानी सूखा शरीर है, तो अलग होता है, ये 1 लाख होता है। सूखा शरीर की क्षमता 1 लाख ओम होती है इसका प्रतिरोध। लेकिन अगर भीगा है तो इसे जरा घट जाता है, भीगा है तो 1000 हो जाता है, भीगा है तो 1000। इसलिए अगर भीगा शरीर है तो 1000 क्षमता से कहेगा कि मत आओ, लेकिन सूखा है तो 1 लाख कहेगा। इसमें कहीं 1 लाख नहीं है, 10 के पावर आप 6 लगा सकते हैं, हालांकि एक्चुअली होता है 10 के पावर 5, एक्चुअली 10 के पावर 5।
हो गया। सी। अगला क्वेश्चन, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संचरित होती है कौन सी होती है? शुष्क सेल में केमिकल एनर्जी होती है। शुष्क सेल में केमिकल एनर्जी होती है, स्टोर होती है। शुष्क सेल में केमिकल एनर्जी स्टोर रहती है। अगला, बिजली के पंखे की गति बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एम्पलीफायर, स्विच, रेगुलेटर, रेक्टिफायर। रेगुलेटर एक तरह का रिहास्टेट होता है जो वोल्टेज को बढ़ा देता है। अगला, डायनेमो मशीन क्या करती है? डायनेमो क्या करती है? ये डायनेमो मशीन जनरेटर में लगा होता है। ये एसी करंट, ये क्या करती है? बिजली बनाती है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बनाती है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बनाती है। लेकिन दो चीज़ें होती हैं, ध्यान से देखिएगा। एक होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में, बट ये विद्युत जो है ना डीसी रहेगा, तब ये होगा डायनेमो। लेकिन अगर इसी यांत्रिक ऊर्जा को, जो यांत्रिक ऊर्जा जनरेटर में लगा हुआ है, इस यांत्रिक ऊर्जा को वो बिजली में बनाएगा, विद्युत में बनाएगा, लेकिन ये विद्युत को जब वो एसी करंट बना देगा तो इसे कहते हैं अल्टरनेटर। क्या कह देंगे? अल्टरनेटर कह देते हैं। किसी को कोई दिक्कत है? अल्टरनेटर कहते हैं। तो दोनों तो बिजली ही बनाता है। तो इसमें क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाता है। ट्रांसफार्मर किस पर काम करता है? ये केवल एसी करंट पर काम करता है, केवल प्रत्यावर्ती धारा। डीसी पर जल जाएगा ट्रांसफार्मर, जहाँ डीसी लगाएंगे जल जाएगा। सिंगल सिग्नल को भी डीसी ही कहते हैं, जल जाएगा। एसी पे काम करता है। अगला, अस्थाई चुंबक। इसमें सबसे ज़्यादा लड़कों को कन्फ्यूजन होता है भैया, अस्थाई चुंबक। देखिए, जब कभी भी अस्थाई चुंबक की बात करेगा तो वो बना होता है स्टील का। लेकिन जब कहेगा अस्थाई या फिर विद्युत चुंबक, तो वो होता है नरम लोहा। तो इसमें किसका होता है? स्टील यानी इस्पात को ही क्या कहते हैं? फौलाद। इस्पात को क्या कहते हैं? फौलाद। हाँ बाबू, आज जरूर देंगे। रोशन कुमार जी आज जरूर पीडीएफ दे देंगे। रंजन कुमार जी, हाँ, आज बायोलॉजी वाले क्लास को भी प्रीवियस अपलोड कर देंगे। अगला, यदि एक चुंबक को दो भागों में काट दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों अलग अलग चुंबक बन जाएगा। दोनों भाग पृथक यानी अलग अलग चुंबक बन जाएगा, क्योंकि चुंबक के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग नहीं किया जा सकता। छोटा तोड़ के एक परमाणु भी बना देंगे तो उसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल रहेगा। अगला, इनमें से कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है? अनुचुंबकीय पदार्थ उसे कहते हैं जो चुंबक की ओर थोड़ा सा आकर्षित होते हैं, उन्हें बहुत थोड़ा सा होते हैं। ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। जिसके लास्ट में म लगा होता है ना, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, वो सब क्या होते हैं सर? लास्ट में म लगा रहता है तो क्या होते हैं? अनुचुंबकीय होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? एक होता है प्रतिचुंबकीय, चुंबक को देखते भाग जाता है। सोना, प्लेटिनम, ये सब चुंबक को देखते भाग जाते हैं सर। अब एक होता है लौह चुंबकीय किसे कहते हैं? लोहा, कोबाल्ट, निकल, ये सब चुंबक को देखते हचाक से आते हैं सब। तो जो चुंबक को देख के हचाक से आए उसे कहते हैं लौह चुंबकीय। जो धीरे धीरे आए उसे कहते हैं अनुचुंबकीय। जो देख के भाग जाए उसे क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकीय। अगला, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव किधर होता है? उत्तर और दक्षिण दिशा में, नॉर्थ एंड साउथ पोल में होता है, अगला, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने खोजा था? देखिए, विद्युत जो होता है, इस विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को ओरेस्टेड ने खोला था। इन्होंने कहा था कि जहां कहीं भी विद्युत जाता है वहां से क्या पैदा हो जाता है? चुंबक पैदा हो जाता है। जब कभी भी विद्युत जाएगा तो वहां से क्या हो जाता है? चुंबक पैदा हो जाता है। तो फैराडे साहब ने कहा कि अच्छा ठीक है, तब जहां कहीं भी चुंबक को घुमाएंगे तो वो भी विद्युत पैदा कर देगा। तो फैराडे ठीक इसका उल्टा कहे थे। इसमें आंसर सही होगा ओरेस्टेड। इन्होंने कहा था कि अगर विद्युत जाएगा तो उसके चारों ओर चुंबक बनेगा। तो फैराडे ने सिद्ध कर दिया अगर चुंबक जाएगा तो उसके चारों ओर विद्युत बनेगा। हो गया। ध्रुवों पर नति कोण का वैल्यू कितना होता है? ध्रुव पर 90 डिग्री होता है। ध्रुवों पर नति कोण, चुंबकीय कोण होता है 90 डिग्री। 111 हो गया।
112। लेंज का नियम किससे संबंधित है? देखिए लेंज के नियम में दो क्वेश्चन पूछता है। पहला तो ये ऊर्जा संरक्षण पर है, दूसरा ये ईडी करंट पर है। भंवर धारा, भंवर धारा क्या होती है? वैसी धारा जो अपने ही उत्पन्न करने वाले कारणों का विरोध करती है। ईडी करंट उसे कहते हैं जो खुद का विरोध करती है, गति का। वो एक तरह का इलेक्ट्रिक एनर्सिया होता है, ये अपने उत्पत्ति के कारणों का क्या करती है? ये विरोध करती है भंवर धारा। वैसी धारा जो अपने उत्पत्ति के कारणों का विरोध करती है उसे भंवर धारा कहते हैं। ये लेंज के नियम पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर। किस पर है? ऊर्जा संरक्षण पर। अगला, रेडियो कार्बन डेटिंग से क्या निकालते हैं? जीवाश्म की आयु निकालते हैं। जीवाश्म, चट्टान की आयु निकालने के लिए यूरेनियम, चट्टान की आयु निकालने के लिए यूरेनियम। चट्टान की आयु निकालने के लिए यूरेनियम। बच्चा की आयु निकालने के लिए उसकी मम्मी से पूछ लीजिए, बाबू कितना साल का है, तार लड़का बता देगी। सिलिकॉन क्या होता है? सेमीकंडक्टर होता है। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है। जिसमें सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है उस सारे डिवाइस को हम लोग सॉलिड स्टेट कहते हैं। उन सारे डिवाइस को हम क्या कहते हैं? सॉलिड स्टेट कहते हैं। सॉलिड स्टेट। तो जिसमें जिसमें सेमीकंडक्टर का प्रयोग होता है वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं? सॉलिड स्टेट कहलाते हैं। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत उत्पन्न के लिए हम लोग यूरेनियम का प्रयोग करते हैं एटॉमिक पावर प्लांट में। दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ होता है यूरेनियम। इसे हम लोग पीला केक कहते हैं, येलो केक। इसे क्या कहते हैं? येलो केक कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? भविष्य का ईंधन कहते हैं। सॉरी, आशा का, भविष्य का ईंधन। हाँ, भविष्य का ईंधन। आशा का ईंधन हाइड्रोजन को कहते हैं। आगे बढ़े। अगला, कृष्ण छिद्र ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? चंद्रशेखर ने दिया था। चंद्रशेखर ने। तड़ित चालक के आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन। टेलीस्कोप की हम्फ्री डेवी ने किया था। हम्फ्री डेवी ने। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मैनोमीटर दबाव को नापता है, सही है। कार्बोरेटर दहन इंजन में लगा होता है, सही है। कार्डियोग्राफ हृदय की धड़कनों को नापता है। सिस्मोमीटर भूकंप नापता है, वक्रता नहीं नापता है। ऑप्शन नंबर डी, सिस्मोमीटर भूकंप नापता है। सिस्मोमीटर क्या करता है? भूकंप नाप देता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अरे ये क्या है भाई, तुम क्या आ गए? हटो। अमीटर क्या नापता है? अमीटर से हम धारा नापते हैं। अमीटर से हम क्या नापेंगे भैया? धारा। अमीटर से धारा को नापा जाता है, धारा। हाइग्रोमीटर से हम नमी नापते हैं, नमी नापते हैं। बायरोमीटर से हवाओं का दबाव नापते हैं। स्प्रिंग तुला से हम भार नापते हैं। स्प्रिंग तुला से क्या नापेंगे? भार नापेंगे। मैप का पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है बेवकूफ़ कहीं के। मैप का पीडीएफ जाओ, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स में होगा, वहाँ जाके ले लेना। डॉक्यूमेंट्स में डाउनलोड करोगे ना तो फाइल मैनेजर में जाएगा। फाइल मैनेजर में जाके देखोगे डॉक्यूमेंट्स में, तो डॉक्यूमेंट्स में जाके देखना कहाँ पे डाउनलोड हुआ है। डॉक्यूमेंट्स में भी डाउनलोड में जाके देख लेना। हो गया। चलिए, दूध की शुद्धता किससे नापते हैं? लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई नापते हैं। मैनोमीटर से हवाओं का दाब नापते हैं, द्रव का दाब नापते हैं कि पाइप में कितना प्रेशर जा रहा है। हाइग्रोमीटर से हम नमी नापते हैं। रडार का उपयोग बता ही दिए हैं। प्रकाश ध्वनि, रडार में किसका प्रयोग किया जाता है? रेडियो तरंगों का। रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। रेडियो तरंग क्या है भैया? रेडियो तरंग है कहीं ऑप्शन में? इस साइड में होगा ऑप्शन। देखिए, रेडियो तरंगों से वस्तु की स्थिति नापते हैं। 123 देखिए, प्रकाश विद्युत सेल। प्रकाश विद्युत सेल समझते हैं? सोलर सेल को बोलते हैं। सोलर सेल जो होता है ना उसे क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत सेल। इसमें क्या होता है? तो भैया प्रकाश ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। इसमें भी हम लोग पॉलीसिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जो सोलर सेल होता है इस तरह से। हो गया। अगला क्वेश्चन, थर्मोस्टेट प्रयोग किया जाता है टेम्परेचर को स्थिर रखने के लिए। टेम्परेचर को स्थिर। एक बैरल क्या होता है? एक बैरल में 59 लीटर होता है। बैरल समझते हैं? ड्राम। एक ड्राम जो होता है ना, ड्राम जो कोटेदार ले आते हैं सब। अब गांव में बैलगाड़ी वगैरह में ड्राम आता है ना, मिट्टी तेल वगैरह लाते हैं ना, उसमें 159 लीटर आता है। डायनेमो क्या करता है? डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बनाता है, बट ये डीसी बनाता है। बताया अभी।
पहाड़ी पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। आगे की ओर इसलिए झुकता है ताकि वो अपने गुरुत्वीय केंद्र को नीचे ला सके और वो बैलेंस बना सके। तेज हवा चलने से गलत, फिसलने की संभावना को कम करने के लिए गलत, शक्ति संरक्षण करने के लिए गलत, अस्थायित्व तो बढ़ाने के लिए सही है। अस्थायित्व मतलब गुरुत्व केंद्र, पहाड़ पे जाता है तो ऊंचाई बढ़ जाती है, तो अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचे रखने के लिए। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। जाड़े की रात में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी के पाइप फट जाते हैं। देखिए, पानी में तो पाइप में लबालब पानी भरा हुआ है और ठंड में पानी बर्फ बन जाता है। तो बर्फ जो होता है ना, उसका घनत्व तो कम होता है, वो घना नहीं रह सकता, फैल के रहेगा। तो बर्फ का घनत्व तो कम होता है, तो फैलेगा, इसे फैलेगा तो पाइप को फाड़ देता है, फैलने पाइप फाड़ देता है। देखिए, जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है और उसकी कठोरता पड़ गलत है। ये देखिए, जमने के बाद पानी का घनत्व तो कम हो जाता है और वो क्या हो जाता है, फैलने लगता है। ऑप्शन नंबर ए, घनत्व तो कम हो जाता है, ये भी सही है। जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, ये भी देखिए, ए भी सही है, सी भी सही है, दोनों रीजन है, ए को ही मारिए। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ चलना कठिन होता है। बर्फ में हमको फ्रिक्शन नहीं मिल पाता है, घर्षण नहीं मिलता है, इसलिए जूते के नीचे कांटा लगाना पड़ता है। सड़क पर बर्फ से सस्ता आता है, सख्त होता है, बर्फ सड़क से सख्त होता है। जब हम अपने पैरों से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया नहीं लेते, तो ये तो बालू पे होता है, प्रतिक्रिया वाला हिसाब बालू पे होता है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण फ्रिक्शन कम होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाना चाहिए। क्यों लेट जाना चाहिए? क्योंकि लेटेंगे तो एरिया बढ़ जाता है और ज़्यादा एरिया दबाव कम लगाता है। क्षेत्रफल अधिक होने से दबाव घट जाता है, क्षेत्रफल अधिक होने से दबाव घट जाता है, क्योंकि आपको पता है दबाव बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। लेट जाएंगे तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा, और जैसे कभी भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ज़्यादा, तो दबाव हो जाएगा कम। प्रायः तेज आंधी आने पर तूफान में टीन शेड या छप्पर हल्की छत उड़ जाते हैं। रीजन क्या है? देखिए, जब कभी आंधी आता है ना, तो आंधी, बर्नौली के नियम के हिसाब से किसी चीज़ की स्पीड को बढ़ाइएगा तो वो अपने द्वारा लगाए गए प्रेशर को नहीं लगाएगा। तो नॉर्मल हवाएं छत को नीचे दबा के रखती हैं प्रेशर द्वारा, लेकिन आंधी में इसकी स्पीड बढ़ जाती है, जिस वजह से ये प्रेशर को नहीं लगाती हैं, हट जाती हैं, और तीन छत हल्का सा उठता है और आंधी में उड़ के बह जाता है। बर्नौली इसका नियम। छत के ऊपर बहने वाली हवा उच्च वेग से वायु की छत की सतह पर दबाव उत्पन्न करती है, नहीं करती है उत्पन्न भाई। अगला, फूस की छत तेज वायु से स्वतः उड़ जाती है, गलत है। छत में आकार जटिल होती है। देखिए, छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत के सतह पर दबाव उत्पन्न कर देती है तथा छत नीचे से समान रहता है, गलत है। क्या कोई ऑप्शन नहीं है क्या इसमें? छत का आकार जटिल होता है, गलत। छतें कसकर बंधी नहीं होती हैं, यह भी सही है। छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत की सतह पर दबाव कम कर देती हैं। देखिए, दबाव को क्या कर देती है, कम कर देती है, तो ये सही हो जाएगा। छत दबाव को कम कर देती है, तेज से बहती हैं, तो ये सही हो जाएगा। बस थोड़ा सा मिसप्रिंट है, सुधार लेंगे तो। 131 हो गया। रेल की पटरियों के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टी लगा दी जाती है, उसे हम लोग स्लीपर कहते हैं। चौड़ी पट्टी लगा देते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्लीपर कहते हैं। तो ये स्लीपर का काम क्या होता है? देखिए, ये रेल हो गया, ये हो गया रेल, ये हो गया रेल। अब इसमें देखेंगे ना तो कंक्रीट का स्लीपर लगा देता है। ये सब क्या हो गया सर, स्लीपर, ये स्लीपर हो गया सर, ये सब स्लीपर है सर। क्यों लगा दिया जाता है? क्योंकि एरिया बढ़ जाए, और एरिया बढ़ने से दबाव कम लगता है, एरिया बढ़ने से दबाव कम लगता है। यहाँ पे गिट्टी क्यों छीट दिया जाता है? तो गिट्टी इसलिए छीट दिया जाता है कि ये पटरी जो होती है अपने जगह से हिले नहीं, क्योंकि इस पटरी को दिल्ली से कलकत्ता तक कहीं पे बांध के नहीं रखा गया है, बस जमीन पे इसे रख दिया गया है। अब पता चला हिल डुल जाएगी तो पटरी ऐसे बिछाए थे, अगले दिन ऐसे घूम जाएगी, खेते में उतर जाएगी, तो हिल डुल ना सके इसलिए बैलेस्ट बिछा देते हैं। इस पत्थर को बैलेस्ट कहते हैं। क्या होती है? झटके को अवशोषित कर सकता है, गलत। सिर्फ पट्टियों से तो नहीं, पटरियां सामान्य में रेल लगाने से दबाव को क्या हो जाता है, घट जाता है। अगला, पहाड़, आवाज जा रही है ना? देखिए जी, बैटरी अभी चार्ज नहीं है। क्या बोल रहे हैं भाई? क्या इसमें आप लोग नंबर दे रहे हो यार?
चलो आगे देखिए। पहाड़ पर कभी कभी व्यक्ति के नाक से खून आने लगता है, बताए थे। पहाड़ पर जाते हैं तो जो हवाएं हमारी नाक को ऐसे दबाई हुई थी, उन सारी हवाओं को हम नीचे छोड़ देते हैं, खुद पहाड़ पर खड़े हो जाते हैं, तो ये हवाएं हट जाती हैं, जिस वजह से जो यहाँ प्रेशर था वो हट जाता है और अंदर का ब्लड प्रेशर बाहर ढकेल देता है। ऊंचाई पे बढ़ने पर रक्त का प्रेशर बढ़ जाता है, गलत है। ऊंचाई बढ़ने के साथ रक्त दाब घटता है, गलत है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, ये भी गलत है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब घट जाता है। ऑप्शन नंबर डी। साबुन के बुलबुले के अंदर का दबाव ज्यादा होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर, पानी के बुलबुले के अंदर या किसी भी गुब्बारे के अंदर दबाव ज़्यादा होता है, जिस वजह से वो बड़ा होने लगता है और एट लास्ट जाके फट जाता है। वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए। हम दलदली सड़क पर क्यों फिसलते हैं? घर्षण कम हो जाता है, फ्रिक्शन के कमी की वजह से। किसकी वजह से? फ्रिक्शन के कमी की वजह से। इसमें वायुमंडलीय, इसमें कौन सा होगा? फ्रिक्शन की कमी की वजह से। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? क्योंकि अंदर का दबाव क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अंदर का दबाव उतना ही रहता है, बाहर का दबाव क्या हो जाता है? घट जाता है। वायुमंडलीय दाब घट जाता है। देखिए उसके अंदर, देखिए बात समझिए, इसके अंदर भी दबाव था, ये इसे अंदर से ढकेल रहा था, और इसके बाहर भी दबाव था। तो ये अंदर से ढकेल रहा था, ये बाहर से ढकेल रहा था, नॉर्मल था। लेकिन जब ऊपर गए तो हवाएं नीचे रह गई, तो बाहर से ढकेलने वाला कोई है ही नहीं, तो ये ढकेल के फाड़ देता है। तो बाहर का दबाव घट गया था, बाहर का वायुमंडलीय दाब घट गया था। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो कौन सा नहीं है भैया? चलती हुई गली लिखती है, गाड़ी होना चाहिए, तो इसमें भी है। बहता हुआ पानी, इसमें भी है। चलता हथौड़ा, इसमें भी है। विखंडित धनुष, अरे भैया ये शिव जी का धनुष तोड़ दिया गया, तो उसमें गति ऊर्जा थोड़ी है। डी। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वो क्या होता है? वो अंदर की ओर झुक जाता है। वह बिल्कुल नहीं झुकता है, सुधर गिर जाएगा, आगे की ओर झुकता है, अंदर की ओर झुक जाता है। ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी तल पर किस न्यूनतम वेग से किसी प्रक्षेपित किया जाए कि वस्तु रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके चला जाए? तो ये किसके, कैसे पार करेगा भैया? स्केप वेलोसिटी से। किससे? स्केप वेलोसिटी 11 पॉइंट, अरे ये नहीं है, ये वाला है, देखिए ध्यान से। किलोमीटर पर सेकेंड होना चाहिए भाई, ध्यान से देखिएगा, किलोमीटर पर सेकेंड होना चाहिए। यूपीएससी का भी सॉल्व करा दीजिएगा, कोई बात नहीं बाबू, यूपीएससी भी सॉल्व करा देंगे। और जो आप लोग एप्लीकेशन पे है ना, जो दरोगा वाले हैं या जो भी हैं, आप लोग जो जो इसको परचेज किए हैं, यूपीएससी का सॉल्व कराएंगे तो आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे, ठीक है? वो यूट्यूब पे नहीं कराएंगे। क्यूसेक में क्या नापते हैं? जल की बहाव। जल के बहाव को क्यूसेक में नापते हैं, क्यूसेक में। जल की गहराई को फायदोमीटर से नापते हैं, जल के बहाव को नापते हैं। 140। अंडा मृदु जल, मृदु जल का मतलब होता है साफ जल में डूब जाता है। साफ जल में क्या हो जाता है? डूब जाता है। किंतु नमक के सांद्र जल यानी गाढ़े जल में तैर जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, अगर कोई यहां देखिए वो, एक कोई नॉर्मल गिलास है और इसमें ना नॉर्मल पानी भी है, इसमें क्या है? नॉर्मल पानी है। तो नॉर्मल पानी का घनत्व तो क्या होता है? कम होता है। और वहीं ये दूसरा गिलास है, इसमें कह रहा है कि सल्फर वाला पानी है, इसमें क्या है? गंधक है, तो इसमें गंधक की मात्रा है, ये गंधक है, सल्फर है, और इसमें H2O है। तो इसमें अंडा क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। रीजन क्या है कि इसमें जो पानी का घनत्व है, घनत्व मेन रीजन क्या है? घनत्व है। और इसमें देखिए, इसमें क्या हो जाता है? इसमें अंडा नहीं डूबेगा, इसमें अंडा तैर जाता है। तो देखिए ध्यान से, रीजन क्या है? यहाँ पानी का घनत्व जो है कम है, पानी का घनत्व कम है, और सल्फर का घनत्व ज़्यादा है, घनत्व ज़्यादा है। तो देखिए, घनत्व अगर ज़्यादा रहेगा तो किसी चीज़ को डूबने नहीं देता है। तो इसमें सल्फर का घनत्व क्या है? ज़्यादा, इसलिए वो उसे डूबने नहीं देता है। देखिए, अंडा घोल से नमक का अवशोषित कर लेता है, गलत है। एल्बुमिन नामक घोल घुल जाता है और अंडा हल्का हो जाता है, गलत है। नमक के घोल का घनत्व अंडे के घोल के घनत्व से अधिक हो जाता है, नमक का घोल जो होता है क्या है? अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो गया।
क्रिकेट की गेंद को किस कोण पर मारना चाहिए ताकि वो अधिकतम दूरी पर जाए? भैया रेंज। क्या होता है रेंज? u² sin 2θ अपन जी। तो 2θ का मतलब कितने डिग्री पे? 36 से 45 डिग्री पर। 36 से 45 डिग्री पर। 36 से 45 डिग्री। तापयुग्म तापमापी, सीबेक ने तापयुक्त तापमापी का खोज किया था। सीबेक प्रभाव कहते हैं। दो अलग अलग धातुओं को मिलाकर जब थर्मामीटर बनाया जाता है तो उसे कहते हैं तापयुग्म कहते हैं, जिसकी खोज सीबेक ने किया था। रुद्धोष्म परक्रम क्या होता है? तो उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, उष्मा अपरिवर्तित रहती है। सही है। रुद्धोष्म परक्रम उसे कहते हैं जब किसी चीज को ना हीट दीजिए ना उसमें से लीजिए, तो उसे क्या कहते हैं? रुद्धोष्म परक्रम कहते हैं। उष्मा अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन नंबर ए। शिकार, परभक्षी या बाधा का पता लगाने के लिए चमगादड़ या डॉल्फिन किसका प्रयोग करते हैं? तो ये लोग अपनी ध्वनि छोड़ते हैं, बहुत तेज ध्वनि छोड़ते हैं, पराश्रव्य ध्वनि। और वो टकरा के अगर आ गई तो समझ जाते हैं कि भैया हम भी टकरा के वापस आ जाएंगे, इसलिए मत जाओ। तो टकरा के नहीं आते, तो टकरा के वापस आने को हम लोग परावर्तन कहते हैं। इसी को हम प्रतिध्वनि कहते हैं। तो अपवर्तन है या परावर्तन है? प्रतिध्वनि। किसके द्वारा? प्रतिध्वनि, इको के द्वारा, इको द्वारा। अगला, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? देखो भैया, इंद्रधनुष तब तक नहीं बनेगा जब तक वर्ण विक्षेपण न हो। जब तक वर्ण विक्षेपण न हो। विक्षेपण का मतलब होता है कलर डिस्ट्रीब्यूशन। जब तक कलर का बिखराव नहीं होगा इंद्रधनुष दिखेगा ही नहीं। इसलिए इंद्रधनुष में सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है विक्षेपण। तो उसी को परिक्षेपण या विक्षेपण कहते हैं। देखिए कहीं पे परिक्षेपण नहीं है, तो इसमें सबसे बड़ा कारण है परिक्षेपण। और उसके बाद से रोशनी को जमीन तक भी आना चाहिए चीर के, तो अपवर्तन। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए। ऑप्शन नंबर ए। डी कैसे कह रहे हैं जी? अपवर्तन और परावर्तन। अपवर्तन परावर्तन हो जाएगा तो रंग, जब तक रंग में नहीं बटेगा इंद्रधनुष का मतलब क्या बनेगा? वाहनों के आगे हेडलैम्प कैसा बनाया जाता है? परवलयाकार बनाया जाता है। देखिए इस तरह से गोला नहीं, इस तरह से बनाया जाता है, परवलयाकार बनाया जाता है। गोल नहीं बनाया जाता है, इससे में थोड़ा सा पतला बनाया जाता है, परवलयाकार, परवलय पैराबोला की तरह बनाया जाता है। दाढ़ी बनाने वाला किस काम में लेता है? तो भैया दाढ़ी बनाने वाला कोई भी धंसा हुआ लेंस लेता है, अवतल दर्पण। कौन सा ले लेता है? अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ए। इनमें से कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही है भाई? अजीब हाल है। देखिए अगर कहेगा दर्पण के लिए, दर्पण के लिए तो ये होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। लेकिन कहेगा लेंस के लिए, तो लेंस के लिए 1/f बराबर, देखिए u और v में बड़ा कौन होता है? v बड़ा होता है। तो बड़े वाले v में से छोटे वाले u को घटा दीजिए। बड़ा छोटा का मतलब अल्फ़ाबेट में जो नंबर आता है तो हमेशा बड़े में से छोटे को घटाया जाता है, तो लेंस के लिए होता है। तो देखिए ये तो सही है। कौन सा सही है? ये सही है। ये गलत क्यों है? क्योंकि u में से भी घटा दिया है। हमेशा याद रखिएगा बड़े में से छोटे को घटाया जाता है लेंस में। दर्पण में ससुरा जोड़ना है तो जोड़ दीजिए ना, बड़ा में से छोटा जोड़िए, छोटा में से बड़ा जोड़िए। हो गया। जरा दृष्टि दोष क्या होता है? जिसको दोनों नहीं दिखता है, ना दूर का दिखता है ना पास का दिखता है, सब चीज दिखेगा, जरा जरा सब चीज दिखेगा लेकिन क्लियर कुछ नहीं दिखेगा। अगला कैठो क्वेश्चन है जी। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग हो जाना क्या कहलाता है? प्रकीर्णन। ये तो बिखराव होता है, रंग अलग नहीं होता, बिखराव। वर्ण विक्षेपण। देखिए वर्ण विक्षेपण ये नहीं रहता, परिक्षेपण तब होता है, वर्ण विक्षेपण। समझा गया? अगला, मानव की सामान्य दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर कहने का सेंस क्या है कि अगर हमसे कोई चीज़ 25 सेंटीमीटर से दूर रख दीजिएगा तो पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, और 25 सेंटीमीटर से ले आकर सटा दीजिएगा तब वो मज़ा नहीं आएगा। मतलब कहने का सेंस सबसे अच्छा होता है 25 सेंटीमीटर। इसीलिए आदमी जो कोचिंग में या क्लास में जो बेंच रखा जाता है वो एक दूसरे से 25 सेंटीमीटर ऊपर नीचे होते हैं, ताकि आराम से आप क्या कर सके, देख सके वहाँ पर। समझा गया कि नहीं गया? किसी को दिक्कत? फिजिक्स खत्म हो गया। अब केमिस्ट्री या बायोलॉजी इसको आगे डाल देंगे। पॉलिटी इसमें ऑलरेडी है, प्रीवियस में आप देख लीजिएगा, प्रीवियस वाले क्लास में पॉलिटी का तो करा ही थे। ठीक है, चलिए
आगे मिलेंगे कल। आप सब लोग को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी छठ माँ हर दुआ को पूरी करे, जल्दी से जल्दी नौकरी दिलाए। आप लोग भी हमारे लिए मिठाई लाइए। किसी किसी दरोगा वाले में पोस्टिंग में रहिएगा, हम जाएंगे मिलने उलने तो कहेंगे भैया हमारा विद्यार्थी यहाँ दरोगा है। चलो समझ में आया, दिल लगा के पढ़ाई कीजिए। अब कल हम इसको और टॉपिक बताएंगे, ठीक है। हाँ, फिजिक्स जो बायोलॉजी का क्लास छूट गया है, नहीं दिख रहा है, उसको भी लगा देते हैं, सारा काम कर देंगे, ठीक है। चलिए कल मिलेंगे।